नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज 15 अगस्त है और आज प्रधानमंत्री महोदय ने 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया। थोड़ा फर्क ये था कि लाल किले पर इस बार राहुल गांधी भी उपस्थित थे। राहुल गांधी जो एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, वो भी वहां पर उपस्थित थे। और ये देखकर जो हमारा गोदी मीडिया है उसके पेट में, घुटने में, दांत में, मुंह में जाने कहां कहां दर्द होने लगा। एक वीडियो वायरल है, वो आप लोगों ने भी देखी होगी, जिसमें दो तथाकथित पत्रकार, जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं लेकिन बेसिकली वो पक्षकार और दलाल हैं, वो इस चीज का मजाक उड़ा रहे थे। वो वीडियो आप लोगों ने ना देखी हो तो यहां देख लीजिए। वैसे राहुल गांधी की हम लोग तस्वीर देख रहे थे। अभी तक वो एमपी होते थे तो सामने बैठते थे, मतलब नीचे कुर्सियों पर। अब एलओपी हो गए तो अब लाल किले पर जगह मिली है। अब आज उनको लग रहा होगा चलो यहां तक तो मैं आया। तो ये मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने ट्विटर पर लिखा था और यहां भी दोहरा दूं कि राहुल गांधी तो एमपी थे, एमपी से एलओपी बन गए और एलओपी से कल को प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं ये दलाल थे, दलाल हैं और जिंदगी भर दलाल रहेंगे। यही इनका अभिशाप है कि जिंदगी भर ये दलाली से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बस यही करते रहेंगे, अपनी नौकरी बचाने के लिए मालिक की गुलामी करते रहेंगे। ना उसके आगे कुछ कर पाएंगे, ना उसके पीछे कुछ कर पाएंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत की मीडिया का सत्यानाश करके रख दिया है। खैर, प्रधानमंत्री का 11वां भाषण था। 98 मिनट तक उन्होंने भाषण दिया। काफी अच्छा स्टेमिना है उनका, लगभग 1 घंटे 38 मिनट के आसपास उन्होंने भाषण दिया। लेकिन जिन लोगों ने यह भाषण सुना उनके ये समझ में आ गया होगा कि जो एनर्जी हुआ करती थी वो एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हाथ से क्या गया, 2 सहारों के सहारे खड़ा होने की मजबूरी क्या उनके सामने आई। ऐसा लगता है कि उनके चेहरे का रंग उड़ गया है। अभी भी चश्मा बड़ा महंगा है, अभी भी घड़ी वैसी ही महंगी है, ड्रेसिंग बहुत शानदार है, लेकिन चेहरे पे जो रौनक थी, चेहरे पे जो रंग था, वो ऐसा लगता है उड़ गया है। आपको याद होगा अभी एक मीटिंग की तस्वीर वायरल थी जिसमें राहुल गांधी हंस रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर लिटरली 12 बजा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि गलती से वहां फंस गए हैं, जल्दी से मुक्ति हो और यहां से बाहर निकलें। तो यह भाषण भी वैसा ही था। कोई नई बात तो होनी नहीं थी, नई बात हो भी क्या सकती थी। कुछ बातों पर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया और उसको सुनकर आप हंस भी सकते हैं, रो भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि 75 साल तक कम्युनल सिविल कोड चलता रहा, अब जो है सेक्युलर सिविल कोड का मामला आ गया है। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। मतलब जिन लोगों ने सेक्युलर शब्द का मजाक बना के रख दिया हो, जिनकी सारी उम्र सेक्युलरिज्म पर हमला करने में गई हो, जिनके चेले चपाटी 24 घंटे सेक्युलर शब्द को गाली की तरह इस्तेमाल करते हो, वो अब कॉमन सिविल कोड को सेक्युलर सिविल कोड कह रहे हैं। सिविल कोड क्या होता है? सिविल कोड अपने धर्म के हिसाब से चलने का नाम होता है। हिंदुओं का अपना सिविल कोड है, मुसलमानों का अपना सिविल कोड है। अब जिन लोगों को लगता है कि हिंदुओं का सिविल कोड नहीं है, उनको बताइए कि जैसे मुस्लिम शादी करने के अपने नियम है, वैसे ही हिंदू शादी करने के भी अपने नियम है। यह हिंदू सिविल कोड ही है कि HUF, हिंदू यूनाइटेड फैमिली जैसा एक्ट बना हुआ है, जिसका फायदा हिंदू बिजनेसमैन तो ले सकता है, मुस्लिम बिजनेसमैन नहीं ले सकता है। दुनिया के किसी भी मुल्क में जहां अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, वहां इस तरह के अलग अलग नियम उनके धर्म के हिसाब से निजी जीवन में वो अपना धर्म पालन कर सकें, इसके हिसाब से बने हैं। बाकी खून करने की जो सजा होती है, मर्डर करने की जो सजा होती है, उसमें ना हिंदू देखा जाता है ना मुसलमान देखा जाता है। वो पहले से कॉमन सिविल कोड है। चोरी की सजा हो गई,
बाकी सारी सजा हो गई। क्रिमिनल का जितना भी मामला होता है, इसके अलावा संपत्ति के जितने मामले होते हैं, उनमें एक समान नियम ही चलता है। लेकिन कुछ करने को चाहिए तो जो अपनी कम्युनल मेंटालिटी है उसको सेक्युलर कह के पेश किया जा रहा है। ये 2024 के चुनाव की सबसे बड़ी जीत है, जनता की सबसे बड़ी जीत है कि जो जिंदगी भर सेक्युलर को गाली देते रहे, वो आज सेक्युलर सिविल कोड की बात कर रहे हैं, कॉमन सिविल कोड को सेक्युलर सिविल कोड कह रहे हैं, जिसके नाम पर वो दरअसल हिंदू सिविल कोड सभी के ऊपर एक साथ लागू करना चाहते हैं। वैसे भी मुस्लिम धर्म के रीति रिवाजों में भी कानून के सहारे बहुत सारी दखलंदाजी हुई है। 3 शादियों का नियम जो था वो हुआ, तलाक का जो नियम था उसको लेकर तमाम सारी चीजें हुई हैं, वो होती रहती हैं, ये सब कानून के तहत हैं। लेकिन जैसे वक्फ बोर्ड का बिल बदलने की कोशिश की गई, वक्फ बोर्ड कानून बदलने की कोशिश की गई, ऐसी ही कुछ कोशिशें करने की कोशिश में हैं ये लोग। ये अलग बात है कि जिस तरह का बहुमत है इनके पास, उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो दर्द बहुत हो रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि शाम को सोचते थे सुबह बिल तैयार होता था, दोपहर में बिल आता था और ताली बजाकर शाम तक पास हो जाता था। अब वो वाली स्थिति नहीं रह गई है, जिसका दर्द इनके चेहरे पर बहुत साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात की उन्होंने महिला सुरक्षा की, और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे जिस समय बिल्किस बानो के साथ सारा कुछ हुआ, और उसके बाद बिल्किस बानो के जो अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद हुई सजा, और डबल इंजन की सरकार में गुजरात सरकार ने उन अपराधियों को समय से पहले ही रिहा कर दिया। ये इनकी सरकार का रिकॉर्ड है। मैं यूपी और एमपी और बाकी सारी जगहों पर हो रही सैकड़ों हजारों घटनाओं की बात छोड़ देता हूं। रोज वो घटनाएं आती हैं। एमपी देश का कैपिटल बन चुका है, ये सारी चीजें हम जानते हैं। और बिल्किस बानो के अपराधियों को जब रिहा किया गया तो उनका स्वागत करने वाले भी आपकी ही पार्टी के लोग थे। आप किस मुंह से महिला सुरक्षा की बात करते हैं सर? महिला सुरक्षा की बात तब माना जाता जब गुजरात सरकार ने यह आदेश दिया कि बिल्किस बानो के अपराधियों को अच्छे चाल चरित्र के चलते रिहा कर दिया जाए, तो आपको खड़े होकर कहना था कि नहीं, यह बिल्कुल गलत है। एक महिला के साथ इस तरह की अत्याचारी घटनाएं करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जा सकता। और गुजरात सरकार का वो इल्लीगल जो आदेश था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्वैश किया, उसको आपने अपने स्तर पे ही कैंसिल करा दिया गया होता तो हम मानते कि महिला सुरक्षा को लेकर आपके मन में बड़ा सम्मान है। हम तब मानते जब मणिपुर में एक महिला के साथ हुए अत्याचार का वीडियो आया, पूरे देश में वायरल हो गया, और उसके बाद आप सीधे दौड़कर मणिपुर पहुंच जाते, वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा करवाते और महिलाओं की सुरक्षा वहां पर सुनिश्चित कराते। तब हम मानते कि आप महिला सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर हैं। सारा मामला यह है कि कोलकाता में एक घटना हुई है और उसका पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए बिना ममता बनर्जी, बिना कलकत्ता वगैरह का नाम लिए हुए ये आप बयान वहां से जारी कर रहे हैं, अपने भाषण में जारी कर रहे हैं। यूपी में भी ऐसी ही घटना हुई है, बिहार में इससे भी ज्यादा विभत्स घटना हुई है। और यूपी के नाम पर याद आया, उन्नाव याद आया मुझे। उन्नाव में तो आप ही की पार्टी के सांसद थे जिनके समर्थन में जुलूस निकला था, जिनके ऊपर एक महिला के साथ वो सारा कुछ करने का आरोप था।
याद मुझे हाथरस भी आया, जहां एक दलित बच्ची के साथ अनाचार हुआ था और विपक्ष के नेताओं को वहां जाने से रोका गया था। और सबसे ज्यादा याद तो विनेश फोगाट की आई, जो आजकल में हिंदुस्तान लौटने वाली हैं, जिनका मेडल छीन लिया गया है एक तरह से कहा जाए तो 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से। वो विनेश फोगाट जब सड़कों पे थी, पुलिस उनके साथ बदतमीजी कर रही थी, तो क्यों थी? इसलिए थी क्योंकि आपकी पार्टी के एक सांसद पर महिला पहलवानों ने बदतमीजी का आरोप लगाया था, दुराचार का आरोप लगाया था, और महिला पहलवानों के साथ खड़े होने की जगह आपकी पार्टी और आप लगातार बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े रहे। बड़ी मुश्किल से कुश्ती महासंघ से उसको हटाया भी गया, तो उसी के आदमी को फिर से अध्यक्ष बना दिया गया। आप भूल गए होंगे कि ये महिला पहलवान आपके दरवाजे पर जाकर मेडल अपना छोड़कर लौट आई थी। आप महिला सम्मान की बात करते हैं, जिनको अपने घर की बच्चियां कहा था आपने, विनेश फोगाट और बाकी लोगों को, वो जब सड़क पे आई, जंतर मंतर पे आई, तो आपकी पार्टी के लोगों ने उनका अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली में तो दिल्ली पुलिस जो होती है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत होती है। उस पुलिस ने जंतर मंतर पर उनका जो आशियाना था, जंतर मंतर पे जो उनका धरना था, उसको उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आपने इतना भी नहीं किया कि उन बच्चियों को बुलाकर एक बार बात कर लें। आपने इतना भी नहीं किया कि बृजभूषण शरण सिंह को सजा सुनिश्चित कराएं, कम से कम जांच सुनिश्चित कराएं। आप खामोशी से बैठे रहे। और अब आप बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा की, और बताना चाह रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं में जब सजा होती है तो मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं करता है। मतलब मीडिया को इशारा कर रहे हैं कि जो 2-4 केस में सजा होती है उसको रिपोर्ट करे, और जो 200-400 केसों में कुछ नहीं होता है उन पर खामोशी बनाकर बैठी रह जाए। और कम से कम आपके पार्टी के लोगों का अगर मामला हो तब तो बिल्कुल ही खामोश रहे। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। फिर आपने बात की चुनाव पर। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत बड़ा सपना है भारतीय जनता पार्टी का। बार बार अलग अलग तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। अरे सिर्फ लोकसभा चुनाव होने थे तब तो 3 महीने लग गए चुनाव में, और अपने लोकसभा क्षेत्र में सबसे आखिर में आपने चुनाव रखवाया ताकि 3 महीने घूम घूम के प्रचार कर सकें। उसके बाद एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि ये जो चुनाव हुआ है इसमें जितने वोट पड़े हैं उससे ज्यादा वोट गिने गए हैं, और 79 सीट्स पर एडीआर का कहना है कि ऐसी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है जहां जो वोट पड़े हैं और जो गिने गए हैं उनकी संख्या में काफी अंतर है। अच्छा खासा इस देश का चुनाव मजाक बन चुका है। लगातार इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, उसको ठीक करने, उसको सुधार करने पर कहीं ध्यान नहीं है, क्योंकि उससे आपकी पार्टी का फायदा हो रहा है। चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से बनाए जाते थे, उसमें विपक्ष का नेता होता था, प्रधानमंत्री होता था, और साथ में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब होते थे। वो नियम बदल के आपने कैसा कर लिया कि आप रहेंगे, आपका एक मंत्री रहेगा और विपक्ष का नेता रहेगा। जाहिर है 2 वोट आपके हैं, और जिसको चाहेंगे उसको चुनाव आयोग बनाएंगे, चुनाव आयुक्त बनाएंगे आप। तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया का सत्यानाश करने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। अरे सबसे पहले तो यह सुनिश्चित कराइए कि इस देश में ईमानदारी से चुनाव हो। जो लोग चुनाव आयुक्त हों वो एक आंख से सबको देखें, वो भेदभाव ना करें। चुनाव आयुक्त साहब चुनाव के बाद कहते हैं कि दोनों पार्टियों के 2-2 बड़े नेताओं को हमने छोड़ दिया था। संविधान के किस नियम के हिसाब से छोड़ दिया था? संविधान का कौन सा नियम है कि किसी पार्टी के सबसे बड़े नेता कुछ भी बोलकर निकल जाए, उनके ऊपर कोई केस नहीं होगा, उस पर कोई जांच नहीं होगी? कोई नियम नहीं था। आप दोनों लोगों को छूट देनी थी, इसलिए उन्होंने अपना नियम बना लिया था। चुनाव आयुक्त जो है वो ईवीएम पर सवाल उठाने पर शेर सुनाते हैं। यह हाल हो गया है चुनाव का कि अब जनता भी भरोसा नहीं करती कि चुनाव ईमानदारी से हो रहे हैं। और आप बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की।
और सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन की ही बात मत कीजिए ना, और भी कुछ वननेस की बात कीजिए। आप कहते हैं लंबे संघर्ष के बाद देश आजाद हुआ, सब जानते हैं लंबे संघर्ष के बाद देश आजाद हुआ, लेकिन उस संघर्ष में जो लोग शामिल हुए थे उनको गालियां देने से आपके ही लोग चूकते नहीं हैं। दिन रात गांधी को गाली, नेहरू को गाली, कभी इसको गाली, कभी उसको गाली। ये आजादी की उस लड़ाई का सम्मान है या अपमान है? रोज नए फेक न्यूज लेकर गोदी मीडिया आ जाता है, रोज नए फेक न्यूज लेकर आपके जो आईटी सेल के लोग हैं वो आ जाते हैं। आपकी अपनी एक एमपी हैं चुनी हुई, उन्होंने कहा था 2014 में देश आजाद हुआ था। तो देश जब 2014 में आजाद हुआ था तो 1947 के पहले के लंबे संघर्ष की बात क्या करेंगे आप? आपके अपने लोग जाने क्या क्या कहते हैं, 75 सालों में कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। उनसे पूछे कोई कि जिस स्कूल में पढ़े हैं, जिस कॉलेज में पढ़े हैं, जिन ट्रेनों में चले हैं, वो अगर आज़ादी के 75 साल के अंदर नहीं हुई थी तो क्या 2014 के बाद उनका जन्म, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका चलना, उनकी नौकरी, सारा कुछ 2014 के बाद हुआ है? दरअसल आजादी की लड़ाई के पूरे मामले को आप लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया है, क्योंकि आपके पुरखे जो हैं उन्होंने आजादी की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया। और हालत यह है कि 52 साल तक उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तिरंगा नहीं फहराया जिससे आप सब लोग निकल कर आए हैं। कभी उनसे सवाल पूछेंगे? आज तिरंगे की डीपी लगाने को कहते हैं, कभी तिरंगे को लेकर कोई तमाशा होता है, कभी तिरंगे को लेकर कोई तमाशा होता है। मैंने 2 साल पहले एक सिंपल सा सवाल पूछा था कि मैं तो नेहरू के साथ तिरंगे की फोटो लगा रहा हूं, नेहरू तिरंगे को हाथ में लिए हुए हैं, वो तस्वीर मैं लगा रहा हूं। जरा आप में से कोई भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर या अपने गोलवरकर, हेडगेवार, किसी के हाथ में जरा तिरंगा लिए हुए तस्वीर लगा दे। नहीं मिली किसी को और ना मिलेगी जब तक फोटोशॉप ना कर लें, क्योंकि ये सारे लोग तो तिरंगे के खिलाफ थे। भूल गए आप कि देश आजाद हुआ था और आरएसएस का अखबार लिख रहा था कि 3 रंगों वाला तिरंगा अशुभ होता है, जब सरदार पटेल ने कहा कि इस देश में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की परंपरा है, आप 3 रंगों को अशुभ कैसे कह सकते हैं? आप भूल गए कि हिंदू महासभा, जिसके सावरकर को आप अपना सबसे बड़ा नेता मानते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेता मानते हैं, सावरकर ने तो खैर संगठन पार्टी की बात नहीं मानी और अपने घर पर झंडा फहराया था, लेकिन हिंदू महासभा ने अपने हेडक्वार्टर पर, हिंदू महासभा के लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा फहराने से इनकार कर दिया था। ये आप भूल गए? तो आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका जिनकी नहीं थी वो देशभक्ति सिखाते हैं। और अडानी, जिनका नाम हिंडनबर्ग बार बार लेता है, सेबी की चीफ बुच, जिनके बारे में बताता है कि उनके हस्बैंड और वो अडानी के साथ फाइनेंशियल डीलिंग में शामिल थे, और पूरी भारतीय जनता पार्टी इसकी जांच की मांग की जगह अडानी के साथ खड़ी हो जाती है, अडानी के साथ आ जाती है। वो अडानी देशभक्ति के गाने रिलीज करते हैं। हो सकता है कल हमको ईमानदारी भी सिखाएं, देशभक्ति तो सिखा ही रहे हैं। तो ये जो पूरा भाषण था, और भी बहुत सारी बातें की जो मुझे इतनी महत्वपूर्ण नहीं लगी कि इस पर बात किया जाए। जब आप 1.5 घंटा बोलते हैं तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट थे इन भाषणों के, वो सुनकर आपके समझ में आ गया होगा कि दरअसल ये पूरा भाषण जो कुछ होता है उसके ठीक खिलाफ था। मोदी जी ने कहा कि एक जमाना था जब विदेशी आते थे, हमला करके चले जाते थे, अब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। पूछना है कि कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं सर? कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक आप करते हैं? पाकिस्तान ने वीडियो दिखा दिया था कि सिर्फ पेड़ों को नुकसान हुआ था, और आप ये सिद्ध नहीं कर पाए थे कि पाकिस्तान को कोई सीरियस डैमेज आपने किया है, और वो भी पुरानी घटना हो गई। पुलवामा में बम फटे, आज तक ये जांच नहीं हुई कि पुलवामा में उस चीज का जिम्मेदार कौन था, किसने सारी प्लानिंग की थी। 370 हटा दिया गया, कहा गया कि अब इसके बाद बिल्कुल भी आतंकवाद नहीं होगा। रोज हमारे सैनिकों के वहां से मारे जाने की खबर आ रही है। 2019 के अगस्त से लेकर ये अगस्त आ गया 2024 का, 5 साल हो गए, आप जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करा पाए। ईडी की ये हालत बना दी है कि तमाशा बन के ईडी रह गया है। अभी आज की खबर है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक साहब के खिलाफ एक केस किया गया था जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर। ईडी ने केस किया था, हाईकोर्ट ने कह दिया कि ईडी कोई सबूत ही पेश नहीं कर पाया। मनीष सिसोदिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही, यही बात हेमंत सोरेन के केस में हाईकोर्ट ने कही,
और हालत यह है, इस बार पहली बार था कि करप्शन पर कोई बात नहीं की मोदी जी ने। शायद उनके समझ में आ गया है कि देश जानता है कि करप्शन को आप कैसे डील कर रहे हैं। अडानी की बात छोड़ दीजिए, जिन नेताओं के ऊपर करप्शन के केस थे, आपके यहां आते हैं तो प्रफुल्ल पटेल को क्लीन चिट मिल जाती है, आपके यहां आते हैं अजित पवार को क्लीन चिट मिल जाती है, आपके यहां आते हैं हिमंता बिश्वा शर्मा के ऊपर जांच बंद हो जाती है। तो करप्शन के बारे में तो आप कुछ कह ही नहीं सकते थे, इसलिए हर बार करप्शन पर बहुत ऊंची आवाज में बोलने वाले मोदी जी इस बार करप्शन से कन्नी काट गए। दरअसल सच्चाई यह है कि मोदी जी का मैजिक खत्म हो रहा है, और जब मैजिक खत्म होता है तो आवाज से भी मैजिक चला जाता है, चेहरे से भी मैजिक चला जाता है। ये जो पूरा भाषण था, यही 11 साल का सबसे लैकलस्टर भाषण था, और यही वजह है शायद कि ट्विटर और सोशल मीडिया पर भी इस पर कोई खास डिस्कशन नहीं हो रहा है। कोई क्या डिस्कस करे, अगर कुछ नया हो तो डिस्कस करे। वादे हर बार आते हैं, इतनी 1000 सीटें बढ़ाई जाएंगी, इतना किया जाएगा, और इस सवाल का जवाब नहीं दिया जाता है कि रेलों की हालत आपने ये बना दी है कि रोज अब खबरें आ रही हैं कि आज ट्रेन पटरी से उतर गई, आज ये हो गया, आज वो हो गया। रेलवे को लेकर कार्टून बन रहे हैं, लेकिन उस पर बात करने की जगह, रेल की सुरक्षा पे बात करने की जगह आपको बात करना है सिविल कोड पर। आपको सिर्फ ऐसी बातों पर बात करना है जिससे हिंदू मुसलमान निकल कर आ सके, या फिर आप विपक्ष के ऊपर हमले कर सकें। दरअसल आप प्रधानमंत्री की जगह एक पार्टी के नेता की तरह लगातार बिहेव करते करते शायद धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। काश वो जिम्मेदारियां याद आती, आप उनकी तरफ काम करते, इस देश में महंगाई कम करते, इस देश में बेरोजगारी पे बात करते, बेरोजगारी कम करते, इस देश में ट्रेन के हादसे कम करते, इस देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार रोकने के लिए कोई शानदार कदम, कोई सख्त कदम उठाते। सबसे पहला कदम तो यही होता कि जब आपके अपने शासित राज्यों में यह घटनाएं होती हैं तो उस समय ऐसे उदाहरण पेश करते कि सारी दुनिया, सारा देश उसको देखता और सीखता। तब तो शायद इन भाषणों का कोई मतलब था, वरना 15 अगस्त पे भाषण दिया आपने, खत्म हो गया, एक औपचारिकता थी, आपने निभा लिया। देश जानता है कि इससे किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।